दोस्तों, आज की कहानी कानपुर शहर के एक करोड़पति बिजनेसमैन ओम प्रकाश दसानी के दो बेटों में से छोटे बेटे पीयूष दसानी और उसकी वाइफ ज्योति दसानी की है। 2 साल पहले ही पीयूष की शादी ज्योति से हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश के एक करोड़पति परिवार से आती है। शादी के 2 साल बाद 27 जुलाई 2014 को पीयूष की वाइफ ज्योति दसानी अपने पति पीयूष से बोलती हैं कि उसका मन आज बाहर घूमने का कर रहा है और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने पीने का। पीयूष अपनी बीवी की बात मान जाता है और दोनों दोपहर 11 बजे घूमने के लिए बाहर जाते हैं। कानपुर के कार्निवाल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और करीब 12:15 बजे वो लोग अपनी होंडा एकॉर्ड कार में बैठकर वहां से वापस घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाश उन्हें घेर लेते हैं। कार के रुकते ही बदमाशों ने पीयूष को कार से बाहर निकाला, उसको पीटना शुरू कर दिया और फिर 2 बदमाश पीयूष की कार को छीनकर बीवी समेत कार को लेकर भाग जाते हैं। पीयूष मदद के लिए लोगों को पुकारता है और फिर अपने पिता को फोन करके सारी घटना के बारे में बताता है। इसके बाद एक मोटरसाइकिल वाले की मदद से पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और वहां पुलिस वालों को अपना परिचय देकर पूरी वारदात के बारे में बताता है। पुलिस वाले उस वक्त बुरी तरह से चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शहर के नामी गिरामी कारोबारी की बहू को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच से बदमाशों ने अगवा कर लिया है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके लिए तो एक छोटा सा लाइक है, पर आपका ये छोटा सा लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत से दोस्त हैं जो सिर्फ वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरी सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। पीयूष के FIR लिखवाने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आती है और पुलिस के तमाम आला अफसर भी मामले की जांच में जुट जाते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पीयूष घर लौटता है। बहू के दिन दिहाड़े अगवा होने की खबर से घर में कोहराम सा मच जाता है। इधर पुलिस की तफ्तीश और तेज होने लगती है। पुलिस के अफसरों की एक टीम पीयूष के घर पहुंचती है और पीयूष को लेकर वारदात वाली जगह का मुआयना करती है। पीयूष पुलिस अफसरों के साथ रेस्टोरेंट से लेकर उस जगह तक जाता है जहां उसे बदमाशों ने घेरा और उसकी पिटाई के बाद उसकी कार और बीवी को छीनकर भाग गए थे। पुलिस अफसरों ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर को फ्लैश करवा दिया ताकि उसे कहीं पर भी पहचान कर कब्जे में लिया जा सके। नंबर फ्लैश होने के कुछ ही देर बाद दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम से खबर आई कि जिस कार की तलाश की जा रही थी वो शहर के एक वीरान जगह पे खड़ी है। गाड़ी मिलने की खबर मिलते ही पुलिस अफसरों की टीम उस जगह पर पहुंची। पुलिस की टीम ने गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही होंडा एकॉर्ड का दरवाजा खोला तो भीतर का मंजर देखकर वहां मौजूद हर एक के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। गाड़ी के भीतर खून ही खून बिखरा हुआ था और कार की सीट पर पीयूष की पत्नी ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। कार के भीतर की हालत से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या की ये वारदात को हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि खून अभी जमना शुरू नहीं हुआ था। कार में ज्योति की लाश मिलने की खबर जैसे ही पीयूष के घर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। रोते पीटते घर में हर तरफ मातम छा गया। अब एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर उठ रहा था कि रविवार के दिन सुबह उन दोनों के घर से निकलने के महज 2 से ढाई घंटे के भीतर ये सब कुछ कैसे हो गया। आखिर ये किया किसने और क्यों। सवाल यह भी था कि अगर ज्योति की किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई तो फिर फिरौती की रकम मांगने से पहले ही उसका कत्ल क्यों कर दिया गया। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए घर वालों से कुछ पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन घर में हर एक का रो रो कर बुरा हाल था। पीयूष का भी रो रो के बुरा हाल था, मगर पुलिस के लिए जरूरी था कि किसी भी सूरत में पीयूष के घर वालों से अपने सवालों के जवाब हासिल करे। इसी बीच ज्योति का पोस्टमार्टम होना था, लिहाजा घर के तमाम लोग हॉस्पिटल में जमा हो गए। तमाम पुलिस अफसर भी वहां इकट्ठे हो गए। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पीयूष को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो कुछ देर पहले घर पर भी पीयूष से मिल चुका था और बयान दर्ज करते वक्त पीयूष की हालत को देख चुका था। लिहाजा उसे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पीयूष को देखकर थोड़ा अटपटा लगा। अटपटा इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त पीयूष के कपड़े बदले हुए थे। जो टी-शर्ट पहनकर वो अपनी बीवी के साथ लंच के लिए निकला था, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वही पीयूष किसी दूसरी टी
शर्ट में दिखाई दे रहा था। असल में पुलिस अफसर इस बात से हैरान था कि जिस शख्स की बीवी का अभी अभी कत्ल हुआ हो वो शख्स पोस्टमार्टम हाउस जाने के लिए आखिर कपड़े क्यों बदलेगा। बस यही बात उस पुलिस अफसर को खटक रही थी। इस खटकती हुई बात को उस पुलिस अफसर ने अपने ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को बताई और ये बात दोनों पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह चुभने लगी। उन्हें लगने लगा कि आखिर इस मातम की घड़ी में कपड़ों को बदलने की जरूरत क्या है। पर एक टी शर्ट की वजह से पियूस पर शक करने की बात भी पुलिस वालों को थोड़ा अखर रही थी, लेकिन अब पुलिस उसे एक सस्पेक्ट यानी संदिग्ध मानकर देखने लगी थी। इसी बीच पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ज्योति के शरीर पर तेज धारदार हथियार के 1-2 नहीं बल्कि 17 निशान थे। पुलिस को ये बात भी अजीब लग रही थी कि अगर लुटेरे थे और फिरौती चाहते थे, साथ ही साथ ज्योति का मर्डर भी करना चाहते थे, तो 1-2 चाकू से मार कर भी बात खत्म कर सकते थे। लेकिन इतने वार का मतलब है कि वो इस बात के लिए पक्का हो जाना चाहते थे कि किसी भी सूरत में ज्योति बचने ना पाए। मतलब ये बात पक्की है कि उन्हें ज्योति को मारने की सुपारी किसी ने दी थी। पुलिस के लिए ये सवाल पेचीदा था क्योंकि मर्डर में ऐसे हालात तभी हो सकते हैं जब किसी की किसी के साथ कट्टर दुश्मनी हो और वो पूरी तरह से बदला लेने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दे। लेकिन ज्योति की शादी को तो 2 ही साल हुए थे, यानी 2 साल से ही वो कानपुर में रह रही थी। ऐसे में कानपुर में उसके जानने वाले ज्यादा हों और उनके साथ कोई गहरी दुश्मनी भी हो, ये मुमकिन नहीं था। अब इन सब बातों को साथ में लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले पियूस का वो बयान जिसमें उसने बताया था कि वो संडे की सुबह करीब 11:30 बजे कार्निवाल रेस्टोरेंट गया था अपनी बीवी ज्योति के साथ। लिहाजा पुलिस ने पहली शुरुआत कार्निवाल रेस्टोरेंट से की। रेस्टोरेंट से पियूस के बयान की तस्दीक भी हो गई कि वो लोग वहाँ गए थे। उसके बाद पुलिस ने उस वक्त का सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी से भी पियूस के बयान की पुष्टि हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और जो टेबल पहले से बुक किया हुआ था वो लोग उस पर जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद की तस्वीर ने पुलिस को फिर बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक टेबल पर बैठने के बाद से खाना खाने तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे से एक बार भी बात नहीं करते हैं। ये बात पुलिस को थोड़ी सी अटपटी लगी, क्योंकि संडे की सुबह अगर पति पत्नी घूमने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ तो बात करते हैं। दूसरी बात ये भी गौर करने वाली थी कि खाना खाते समय पियूस लगातार किसी के साथ मोबाइल पर बात जरूर कर रहा था। इस बात ने पुलिस को और चौंकाया। इसके अलावा पुलिस को मौकाए वारदात का मंजर भी चौंकाता है, क्योंकि वहाँ बेशक सुनसान था लेकिन कोई न कोई गाड़ी लगातार आ जा रही थी। इसके बावजूद कोई भी चश्मदीद वहाँ मौजूद नहीं, जबकि पियूस ने बाकायदा बयान में लिखवाया था कि बदमाशों ने उसकी पिटाई की और उसे धक्का देकर कार से नीचे धकेल दिया और कार लेकर फरार हो गए। और जब पुलिस ने पियूस के शरीर की जाँच की तो वहाँ उन्हें चोट का एक भी निशान नहीं मिला। जाहिर है पुलिस के लिए ये बातें शक करने के लिए काफी थी। तब पुलिस ने इस मामले में पियूस के खिलाफ सबूत तलाशने की कोशिश की और पियूस की कॉल डिटेल निकलवाई। पियूस की कॉल डिटेल में यूं तो पुलिस को कुछ खास चीज नहीं मिली, पर एक नंबर जरूर मिला जिस पर पियूस सबसे ज्यादा और सबसे देर तक बात करता था। और हैरानी इस बात की थी कि उस नंबर पर वो बीते 3 सालों से ऐसे ही बात करता आ रहा था। फिर क्या था, पुलिस की दिलचस्पी उस नंबर पर जा टिकी। लिहाजा उस नंबर को ट्रैक किया गया तो वो कानपुर की ही एक लड़की का नंबर मिला। उसका नाम था मनीषा। मनीषा कानपुर में पान मसाला बनाने वाले एक बड़े कारोबारी की बेटी थी, यानी वो भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी। तब पुलिस को लगा कि ये मनीषा उनके इस केस को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। ये मामला 3 बड़े अमीर घरानों का था, लिहाजा पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही थी। पुलिस की अपनी तफ्तीश में जो सबूत और सुराग हाथ लगे वो पियूस को ही कातिल होने की गवाही दे रहे थे। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर संशय में थी कि पुख्ता सबूत के बिना कैसे वो पियूस पर हाथ डाल दे, और वो भी इतने संगीन इल्जाम के साथ। तब पुलिस ने एक दूसरा पैतरा बदला और पियूस को ही पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया। पुलिस ने ये कहकर पियूस को बुलाया कि वो ही इस पूरी वारदात का इकलौता चश्मदीद है, लिहाजा उससे पूछताछ करनी जरूरी है। कत्ल के 4 रोज बाद पुलिस ने जब पियूस को पूछताछ के लिए बुलाया तो सवालों की फेहरिस्त से पियूस को ये अंदाजा हो गया कि इस बार मामला कुछ
कुछ गड़बड़ है। पुलिस पीयूष के सामने अपने सुरागों को एक एक कर रखती है। रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज, मौकाए वारदात के हालात, कॉल डिटेल, मनीषा की कॉल डिटेल वगैरह वगैरह। हालांकि थाने में हुई पूछताछ के दौरान पीयूष अपने पुराने बयान पर ही कायम रहा और इसके आगे उसने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला। तब पुलिस ने अपना पैतरा बदला और मनीषा को भी पूछताछ के लिए बुलवा लिया। पुलिस ने पहले तो अलग अलग और फिर एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही दोनों की कॉल डिटेल के साथ साथ उनकी तमाम चैट्स भी उनके सामने रखकर उन्हें ही उनका सच दिखा दिया। पुलिस के सामने अपने निजी रिश्ते का राज आम होते ही दोनों के चेहरों के रंग बदलने लगे और तब पीयूष पुलिस के सामने टूट गया और उसने कत्ल का सारा राज पुलिस के सामने बयां कर दिया। पीयूष की शादी बेशक उसके परिवार के लोगों की मर्जी से जबलपुर की ज्योति से हुई, लेकिन पीयूष असल में मनीषा से बेइंतहा प्यार करता था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत दोनों ने नहीं जुटा पाई। तब पीयूष की शादी घर वालों ने ज्योति से तय कर दी और पीयूष ने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया। ज्योति से शादी के बावजूद पीयूष कभी उसे अपनी बीवी के तौर पर नहीं रख सका। घर वालों के सामने वो दोनों पति पत्नी के तौर पर रहते थे, लेकिन असल में वो दोनों पति पत्नी कभी बन ही नहीं पाए। पीयूष किसी भी सूरत में ज्योति को अपनी पत्नी मानने को राजी नहीं था और मनीषा से दूर रहना उसे अब गवारा नहीं था। ऐसे में पीयूष और मनीषा ने मिलकर ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तब पीयूष ने इस पूरे मामले को किडनैपिंग का रंग देने के लिए अपने ड्राइवर और नौकर को साजिश में शामिल किया। दोनों को किसी सुपारी किलर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी और तय तारीख को उसने सुबह से ही ज्योति को लंच पर ले जाने के लिए कहना शुरू किया। अपने पति का मूड अच्छा देखकर ज्योति भी तैयार हो गई। लंच के बाद पीयूष ज्योति से लॉन्ग ड्राइव पे चलने की बात करता है। ज्योति का मन नहीं था, पर थोड़ी नानुकुर के बाद ज्योति मान गई। फिर पीयूष उसे उस जगह पर ले गया जहां उसने पूरी साजिश का जाल बुन रखा था। वहीं रास्ते में उसे ड्राइवर, नौकर और सुपारी किलर मिले। तब तीनों ने मिलकर पहले ज्योति का गला घोटा और फिर चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए और ये सब कुछ पीयूष के सामने किया गया। उसके बाद पीयूष ने ये सारा नाटक रचा। सारी घटना सामने आने के बाद पुलिस ने पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ ड्राइवर, नौकर और दोनों सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में उन्हें पेश किया। 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद 21 अक्टूबर 2022 को जिला न्यायालय ने उन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, क्राइम एक्सप्रेस के आज के सफर में मैं आप सभी को एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रही हूँ जो अपने पति का कत्ल करने के लिए एक बहुत ही शातिर प्लान तैयार करती है, जिससे उसका पति भी मर जाए और किसी को उस पर शक न हो। मतलब कि दोस्तों, वो अपने पति को कुछ इस प्रकार से मारना चाहती थी कि डॉक्टर्स को भी ये एक नेचुरल डेथ लगे। और एक बार वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाती है, जब वो अपनी सास का कत्ल इसी प्लानिंग के तहत करती है और किसी को उस पर शक नहीं होता। और बस इसके बाद क्या था, यही तरीका वो अपने पति पे भी इस्तेमाल करती है। पर इस बार उससे एक गलती हो जाती है, जिससे वो साइलेंट किलर पकड़ी जाती है। अब वो गलती क्या थी, वो औरत कौन थी और अपने पति को मारना क्यों चाहती थी, और आखिर में वो प्लानिंग थी क्या? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में आपको पता चलेंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है 3 सितंबर 2022 को, जब मुंबई के सांता क्रूज इलाके के एक बिजनेसमैन कमलकांत शाह को पेट में अचानक से तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों की देखरेख में भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी, जिसके बाद उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पर यहाँ 19 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है। कमलकांत शाह के परिवार में उनकी बीवी काजल शाह और उनके 2 बच्चे थे। कमलकांत शाह की माँ भी उनके साथ पहले रहती थी, लेकिन इसी साल अगस्त महीने में उनकी भी पेट में दर्द उठने और मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी, जैसे कि कमलकांत शाह की भी डेथ हुई। जब उनकी माँ की डेथ हुई तो सभी को एक नेचुरल डेथ लगी, क्योंकि उनकी माँ की उम्र 65 साल के आसपास थी। कमलकांत के साथ उनके पूरे परिवार को यही लगा कि उम्र के इस पड़ाव पे ये आम बात है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी ये नहीं समझ पाए कि ये एक नेचुरल डेथ है या उनका मर्डर हुआ है। शायद इसकी वजह उनकी उम्र ही थी। पर कमलकांत की डेथ पर बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को शक हुआ और उन्होंने इस केस की सूचना आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दी।
असल में डॉक्टर के इस शक की वजह थी कमलकांत का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें कमलकांत के खून में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा थी और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए शरीर में तो वो जहर के जैसा काम करने लगता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं, मतलब कि ये जहर धीरे धीरे शरीर में असर दिखाना शुरू करता है। इस केस में डॉक्टर को इसी बात पे शक हुआ कि आखिर कमलकांत के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा कैसे हुई। बस इसी वजह से डॉक्टर ने पुलिस को कमलकांत के शव का पोस्टमार्टम कराने को कहा। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस कमलकांत की फैमिली से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। कमलकांत की बहन कविता पुलिस को बताती है कि जब भैया अस्पताल में भर्ती थे तो भाभी बार बार उनसे बैंक अकाउंट और पैसों के बारे में पूछती रहती थी और भैया की डेथ के बाद भाभी को देखकर लग ही नहीं रहा है जैसे कि उन्हें कोई दुख हो भैया के जाने का, बल्कि वो तो लाइफ इंश्योरेंस के पैसों के लिए ज्यादा परेशान लगती हैं। यहाँ पुलिस को कविता ने ये भी बताया कि 1 महीना पहले उनकी माँ की मौत भी इसी तरह से हुई थी। उसे शक है कि हो न हो इसके पीछे कहीं भाभी का तो हाथ नहीं। इसके बाद पुलिस कमलकांत की वाइफ काजल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जहाँ से पुलिस को पता चलता है कि एक नंबर पे काजल पिछले कुछ सालों से लगातार बात करते आ रही है। यहाँ तक कि जब उसका पति अस्पताल में था तब भी वो इस नंबर पर देर देर तक बात किया करती थी। जब पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन का है। चूंकि हितेश कमलकांत का बचपन का दोस्त था और हितेश का हमेशा कमलकांत के घर आना जाना था तो पुलिस को इस बात पर ज्यादा शक नहीं हुआ और इसके अलावा पुलिस को काजल पे शक करने लायक दूसरी कोई वजह भी नहीं मिली। इधर दूसरी तरफ कमलकांत के परिवार वालों ने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करके इस मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करा दिया। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस केस में फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। इसी पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम उस डॉक्टर से मिलती है जिसने सबसे पहले इस केस के बारे में पुलिस को बताया था। डॉक्टर से क्राइम ब्रांच वाले पूछते हैं कि आपको ऐसा शक क्यों है कि कमलकांत की डेथ एक नेचुरल डेथ नहीं है। तो इस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर के अंदर आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा एक लिमिट तक ही पाई जाती है और अगर किसी बीमारी की वजह से ये बढ़ती भी है तो ये इतनी ज्यादा तो कभी नहीं बढ़ती जब तक इन दोनों मेटल को उस इंसान को बाहर से दिया ना जा रहा हो। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों ऐसे मेटल हैं जिसको अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों पदार्थों का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्वाद और ये आसानी से खाने या पानी में घुल मिल जाते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम फिर से कमलकांत के परिवार और दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है। इसी दौरान उन्हें काजल के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता उन्हें ये बताती है कि कमलकांत की शादी काजल से 2012 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। काजल और कमलकांत के 2 बच्चे भी हुए, पर पिछले 3-4 सालों से भैया और भाभी में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके बाद भाभी 2 साल पहले अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी और फिर इसी साल 15 जून को भाभी वापस भैया के साथ रहने आई थी और काजल के आने के बाद से ही मम्मी और भैया के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा और फिर पहले मम्मी की डेथ हुई और उसके 1 महीना बाद भैया की। ये सब जानने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम का शक धीरे धीरे काजल पर गहराता चला गया और इस शक को काजल ने तब और बढ़ा दिया जब क्राइम ब्रांच की टीम काजल से ब्लड टेस्ट करवाने को कहती है तो काजल ये बात सुनकर घबरा जाती है और ब्लड टेस्ट करवाने से मना करने लगती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश दोनों की कॉल डिटेल्स को फिर से खंगालना शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि काजल जब अपने मायके में थी तो उस दौरान काजल और हितेश देर रात तक फोन पे बातें किया करते थे और जब वो अपने पति कमलकांत के साथ रहने आई तो रात में उनकी बातें होना बंद हो गई। इसका मतलब ये साफ था कि काजल अपने पति से हितेश के बारे में कुछ न कुछ जरूर छुपा रही थी। अब इसी शक के आधार पे क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश दोनों को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाती है और फिर क्राइम ब्रांच की कड़ाई से पूछताछ किए जाने की वजह से उनके हौसले टूट जाते हैं और वो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। काजल और हितेश बताते हैं कि जब काजल का अपने पति कमलकांत से झगड़ा चल रहा था उसी दौरान हितेश काजल को काफी समझाया करता था झगड़ा ना करने के लिए।
हितेश की यही बातें काजल को बहुत अच्छी लगने लगी। इधर रात में जब कमलकांत का काजल से झगड़ा होता तो उधर सुबह में हितेश काजल को प्यार से समझाने चला आता। इसी सब के बीच धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और एक दिन काजल और हितेश ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी। उधर कमलकांत और काजल का झगड़ा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके बाद एक दिन काजल अचानक ही अपने दोनों बेटों को लेकर अपने मायके चली गई। मायके में रहने के दौरान काजल और हितेश अक्सर मिला करते थे और फोन पर देर रात तक बातें भी किया करते थे। काजल के मन में हितेश के लिए अब इतना प्यार बढ़ गया था कि वो अब अपने पति के पास वापस ही नहीं जाना चाहती थी। काजल अब हितेश से शादी करके उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती थी। इसी साल जनवरी में एक दिन काजल हितेश से अपने पति को जान से मारने की बात कहती है। वो हितेश से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो अपने पति को मार भी दे और किसी को उस पर शक भी ना हो। जिसके बाद हितेश मर्डर करने के अलग अलग तरीकों के बारे में गूगल पे सर्च करता है। इसी सर्च के दौरान उसे दिल्ली का एक ऐसा केस मिलता है जिसमें आर्सेनिक और थैलियम का कातिल ने यूज किया था। पर मुसीबत यहाँ ये थी कि ये पदार्थ हमारे देश में किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये पदार्थ सिर्फ दवा बनाने वाली कंपनी को ही मिलता है और फिर उस कंपनी के नाम पर आर्सेनिक और थैलियम हितेश को आसानी से मिल जाता है और फिर यहाँ से शुरू होता है काजल का खूनी खेल। 15 जून 2022 को काजल अपने पति के घर वापस आ जाती है। वो अपने पति से माफी मांगती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी झगड़ों की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो। कमलकांत को भी अपनी बीवी के अंदर ये बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा, पर उस बेचारे को ये नहीं पता था कि काजल उसके लिए मौत बन के आई है। अब काजल पानी में और चाय में आर्सेनिक और थैलियम मिलाकर अपने सास और पति दोनों को दिन में कई बार देती थी। सास की उम्र ज्यादा थी तो सास पे इसका असर जल्दी दिखने लगा और अगस्त आते आते उनकी डेथ हो गई। पर कमलकांत पर इसका असर अभी तक ज्यादा नहीं दिख रहा था और उधर सास की डेथ पर किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। तो काजल को अपने इस प्लान पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में काजल से एक गलती हो गई। उसने कमलकांत का डोज हद से ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कमलकांत के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पर डॉक्टर को शक हुआ और इस केस की जांच शुरू हुई। दोस्तों, इस केस में पहले तो काजल का प्लान ये था कि वो अपने पति से तलाक ले लेगी और हितेश से शादी कर लेगी, लेकिन फिर दोनों ने आपस में बात करके ये प्लान बनाया कि क्यों ना कमलकांत को मार दिया जाए और उसके मरने के बाद जब उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसका बिजनेस काजल के नाम हो जाएगा तब दोनों शादी करके ऐश से अपनी जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों, पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब काजल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो उसके बाद हितेश भी अपनी बीवी को 2-3 महीने के बाद इसी तरीके से मार देता, क्योंकि हितेश का प्लान था कि जब काजल विधवा हो जाती तब उसे और उसके बच्चों को अपनाने से हितेश का सम्मान उसके समाज में और भी बढ़ जाएगा और साथ में कमलकांत की पूरी दौलत भी मिल जाएगी। अगर पुलिस कमलकांत के केस में पूछताछ नहीं कर रही होती तो शायद अब तक हितेश अपने इस प्लान को उसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। काजल और हितेश के गुनाह कबूलने के बाद 3 दिसंबर 2022 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अभी पुलिस उनके खिलाफ सबूत तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस रिपोर्ट की माने तो क्राइम ब्रांच को हितेश के लैपटॉप से आर्सेनिक और थैलियम के बारे में काफी सर्च हिस्ट्री मिली है और एक गवाह भी मिला है जिससे कि हितेश ने थैलियम लिया था। हितेश और काजल इस समय पुलिस कस्टडी में है। अब देखना होगा दोस्तों कि कोर्ट के सामने पुलिस क्या क्या सबूत पेश करती है। अभी के लिए तो पुलिस ने कहा है कि कमलकांत की मौत के साथ साथ उनकी मां सरला देवी की भी मौत का केस बना के उन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में अभी तक जितने भी पहलू सामने आए हैं मैंने उन सबको कवर करने की कोशिश की है। इस कहानी के बारे में आपका जो भी ओपिनियन है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।